दोस्तों इंसाइड भी मज़फ़र में खुश आमदीद। हुकूमत साजी में अहम और ठोस पेशरफ्त हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा काम कर दिया गया है जिसने जनाब सबको न सिर्फ हैरान कर दिया है बल्कि चौंका के रख दिया है और इस बात की तरफ इशारा कर दिया है कि जनाब मिर्चों वाली धुनी थी जो जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अहलियान इलेक्शन कमीशन ने उठाई है और उस मिर्चों वाली धुनी को इस तरीके से करके यूथियों के सर से घुमाया जा रहा है और उसके बाद जो चीखें हैं, जो पिट स्यापा है, वो अपनी मिसाल आप है। ना सिर्फ ये बल्कि अब जनाब नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ खुद मैदान अमल में आ गए हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून ने ऐसा हुंजा फेरना है, ऐसा हुंजा फेरना है जनाब कि तोबा तोबा कर उठेंगे। और इस हवाले से एक ऐसा इंकशाफ सामने आया है जो ना सिर्फ हैरान कुन है बल्कि जो बरीकी है सियासत की वो भी इमरान खान साहब को चौंका के रख देगी और उनको पता चल जाएगा कि जनाब उन्होंने वाह के नाल पे नवाज शरीफ हो और सियासत ना करे और सियासत भी ऐसी बारीक ना करे कि जनाब तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता कि जनाब मिर्चा न लगे। सूरत हाल क्या है? सूरत हाल बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल, आपको पता ही है। इस वक्त दौर दौरा है हुकूमत साजी का और हुकूमत साजी के लिए राब्ते जारी हैं। इन राब्तों के दौरान एक तजवीज सामने आई और वो तजवीज आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। पीपल्स पार्टी के साथ 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में भी इस तजवीज को इंडोर्स कर दिया है। ये वही तजवीज है जिसको कल बिलावल हाउस में पेश किया गया था मुस्लिम लीग नून के डेलीगेशन के सामने। और वो तजवीज वाला क्या थी? तजवीज ये थी कि अद्दा तेरा अद्दा मेरा। आप कहेंगे यार ये कि अद्दा तेरा अद्दा मेरा। तजवीज ये थी कि जनाब आपकी पार्टी ये हमारे बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। पीपल्स पार्टी को ये जोम आ गया है, ये खुद से बातन आ गया है उनके दिमाग में कि जनाब हमारे बगैर मरकज में हुकूमत नहीं बन सकती। उनको नहीं पता कहते जो रायविंड भाई बैठा है किड्डा बरीक है। उनको नहीं पता कि वो जो बंदा रायविंड में बैठा है वो ऐसे खेलों का बड़ा बादशाह है। उनको नहीं इस बात का अंदाजा, लेकिन खैर उन्होंने तजवीज दे दी। उन्होंने कहा जनाब आपके पास नंबर ज्यादा हैं लिहाजा आप पहला वजीर आजम आप बने और उसके बाद वजीर आजम हम बनेंगे। आपके नंबर ज्यादा हैं लिहाजा आप 3 साल वजीर आजम रहे, हमारे नंबर कम है, हम 2 साल के लिए वजीर आजम रहेंगे। पहले 3 साल वजीर आजम आपका, चाहे आप हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे मरियम नवाज हो। 2 साल हमारे और 2 साल में वजीर आजम होंगे जनाब बिलावल साहब और उसके बाद सदारत भी टाडी, सारा कुछ उसी ला लो, सानू सिर्फ आखिरी 2 साल ही वजीर आजम दे दो। तो आगे से नवाज शरीफ साहब को जब ये बात पता चली तो उन्होंने शहबाज शरीफ को हंस के कहा कि यार की समझते ने मनो, मैं एडा भी सिंपल नहीं जिन्ना मुझे समझी जा रहे नहीं। मैं अगर खामोश बैठा हूं तो इसका मतलब यह है कि यहां पर मैंने कपड़ों को धूप नहीं लगवानी, मैं धूप से करनी आया लाहौर। मैं यहां पर अगर आया हूं तो आई एम टू डू बिजनेस, मैं यहां पे काम करने आया हूं और काम भी ऐसा कि लोगों को लग पता जाएगा। और उनका अंदाजा नहीं हुआ 26वां तोड़ लेना है। वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ जमातों से इलेक्ट होके आए थे उनका जनाब ने 26 तोड़ लिए हैं, मजीद 10 तोड़ने ने तो काम खत्म। और इसके साथ साथ पंजाब में हमारे पास वैसे ही सिंपल मेजॉरिटी आ गई है और इसके साथ साथ मजीद कुछ और लोग भी हैं जो शामिल होने के लिए तैयार हैं, लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी को यह जवाब दिया गया कि जनाब आपकी ये वाली जो तजवीज़ है बड़े मियाँ साहब ऐसे नहीं जराजी। वो कहते हैं कि जो इब्तदाई फार्मूला हुकूमत साजी के लिए तय किया गया था उसी फार्मूले के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप हमारी तरफ से माजरत कबूल फरमाएं। और इसके साथ ही जैसे ही ये माजरत वहां पर जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मंजर आम पर आ जाता है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान मुख्तलिफ इंतखाबी हलके थे जिनको रिकाउंटिंग के लिए और दीगर मामलात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया था और इस बात का सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा चर्चा रहा था कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ढा देगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब जीतों को हरा देगा, हराओं को जिता देगा, रिकाउंटिंग के अंदर पता नहीं क्या निकल आएगा, फॉर्म 45 के अंदर पता नहीं क्या चीज निकल आएगी, फॉर्म 45 वापस में टैली नहीं करेंगे, फॉर्म 47 के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, फॉर्म 49 को विदड्रॉ करना पड़ेगा और जो गजट नोटिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। अब जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने काम का आगाज कर दिया है। पहले 3 सरकारी कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं और फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद के 3 हलके जो है जो नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके लिए जो कामयाब उम्मीदवारान हैं मुस्लिम लीग नून के उनकी कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। और रिकाउंटिंग के अंदर वो जो शुएब शाहीन साहब कहते थे कि मेरे तो छत पन के वोट आगे निकल गए, वो उसको भी उन्होंने कह दिया है कि जनाब आपके नहीं, आपके वोट कम हो गए हैं, बल्कि रिकाउंटिंग के अंदर वो जो थे तारिक फजल
चौधरी साहब, उनके वोटों में इजाफा हो गया। और उसके बाद जनाब उन्होंने रिकाउंटिंग के बाद जो सरकारी नोटिफिकेशन है 3 उम्मीदवारों का वो जारी कर दिया है, जिसका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हुकूमत साजी के लिए जो दरकार माहौल है वो अब उसके लिए जो अमली पेशरफ्त है वो होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये बात तो तय है। कवायद क्या कहते हैं? कवायद ये कहते हैं कि इंतखाबात जिस दिन होंगे उससे आगे 21 दिन के अंदर अंदर नई असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा और 21वें से 22वां दिन नहीं होगा। अगर हम 8 फरवरी से हिसाब लगाएं तो 29 फरवरी वो डेडलाइन है जब ऑटोमेटिकली इजलास तलब हो जाएगा। किसी और दिन अगर सदर साहब इजलास नहीं बुलाते, 29 फरवरी को खुद जो है असेंबली सेक्रेटेरिएट वो इजलास तलब कर लेगी, क्योंकि 29 से 1 मार्च नहीं होगी। 29 को इजलास तलब होगा, हलफ होगा, उसके बाद जनाब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। 1 मार्च को जनाब नए वजीर आजम का इंतखाब होगा, शाम को उसकी हलफ बर्दारी होगी, टाइम फिश। ना सिर्फ ये होगा बल्कि फिर उसके बाद 9 मार्च को नए सदर का इंतखाब भी होगा, क्योंकि उसके लिए भी ये बात आइन के अंदर लिखी जा चुकी है कि अगर सदर साहब की मुद्दत होगी 5 साल और अगर इस दौरान सदर की मुद्दत की मियाद खत्म हो रही हो और असेंबली डिसॉल्व हो तो जैसे ही असेंबली मार्ज़े वजूद में आएगी वो अगले 7 दिन के अंदर अंदर जनाब सदर का इंतखाब करेगी। लिहाजा अगर 1 मार्च को या 29 फरवरी को ये जो असेंबली है ये मार्ज़े वजूद में आ जाती है, 1 मार्च से अपने बिजनेस का आगाज करती है, तो उसके बाद 8 दिन के बाद सदर का इंतखाब होगा और जनाब 9 मार्च को जो है आरिफ अलवी साहब उनको टाटा गुड बाय कह दिया जाएगा और उसके बाद पत्नी जरदारी साहब जो हैं वो ईवान सदर के अंदर बतौर सदर पाकिस्तान एंट्री मार लेंगे। इसके अलावा मुझे कोई और ऑप्शन अभी नजर नहीं आ रहा। लिहाजा इलेक्शन और उसके लिए जरूरी है इस असेंबली का इजलास बुलाने के लिए कि वो नताइज जो जारी किए गए हैं उन नताइज का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। और गजट नोटिफिकेशन उस वक्त तक जारी नहीं हो सकता जब तक ये जो मुख्तलिफ लिटिगेशन हैं, जैसे लाहौर हाई कोर्ट में भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस वक्त भी समाअत जारी थी और वो तमाम लोग जिन्होंने अपने अपने इंतखाबी नताइज को 20 हल्के हैं नेशनल असेंबली के जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ है वो वहां पर उनकी समाअत जारी है। और जैसे ही उसके फैसले आएंगे, ये जो 21 दिन का टाइम है ना कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, ये इसीलिए दिया गया था कि ये जो इस तरह की कानूनी लड़ाइयां हैं वो लड़ ली जाएं, उसके बाद जनाब बिल्कुल नीट क्लीन होकर लोग पहुंचे असेंबली के अंदर। अब ये मेरा ख्याल है अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर ये सारे मामला खत्म हो जाएंगे, तमाम हल्कों के गजट नोटिफिकेशन आ जाएंगे। गजट नोटिफिकेशन होने के बाद जो असल कार्रवाई है उसका आगाज हो जाएगा और फिर सदर साहब जो हैं वो असेंबली का इजलास बुला लेंगे। ये यहां तक की सिचुएशन है, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों का तयन होना जरूरी है ना कि सदर कौन होगा, वजीर आजम कौन होगा, वजीर आला कौन होगा, कैबिनेट के अंदर कौन कौन होगा। क्योंकि डॉन की एक रिपोर्ट मैंने देखी है, इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है बड़ी क्लैरिटी के साथ कि इस वक्त एक ये लड़ाई सिर्फ सदर वजीर आजम की नहीं है, ये अहम हुकूमती ओहदे हैं जिनकी तादाद 150 से जायद है। ये 150 ओहदों की दौड़ है जो इस वक्त लगी हुई है और इसमें सदर ममलिकत का ओहदा भी शामिल है, वजीर आजम है, स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, कौमी असम्बली के जो है वो मौजूद हैं, चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी चेयरमैन सेनेट है, सेनेटर्स हैं, उसके साथ साथ 4 गवर्नर्स हैं, वफाकी वज़रा हैं, वज़रा ममलिकत हैं, वजीर आजम के मुशीर हैं, उनके मामले खुसूसी हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज़ के चेयरमैन हैं। ये तकरीबन 150 के करीब ये तादाद बनती है जिन्होंने इस इक़्तिदार से फैज़याब होना है। लिहाजा ये जो इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, आप इसको सिर्फ ये ना समझें कि ये सदर और वज़ीर आज़म के लिए हो रहे हैं, ये बाकी ओहदों के लिए भी हो रहे हैं और हर कोई हिस्सा बकदर जुस्सा से आगे बढ़कर अपने लिए जो बेनिफिट्स हैं वो हासिल करने की कोशिश करे। जैसे पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम नंबर साढ़े को लेने 54, लेकिन हम वजीर आजम हमने बनना है 2 साल के लिए, क्योंकि हमारे बगैर वजीर आजम नहीं बन सकता। उनको बंदा बताए कि भाई, जिसे मैंने आपसे कहा कि एक ऐसा इंकशाफ हुआ मेरे सामने जो मैं खुद सर पकड़ के बैठ गया, मैं कहा यार मियाँ साहब तो बड़े सियाने ने। अब ये सियाने की जगह आप सोच लें पंजाबी के अंदर कौन सा लफ्ज फिट किया जा सकता है। होता क्या है? होता यह है कि मुख्तलिफ हल्के हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बेहतर थी। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप ने, बड़े मियाँ साहब ने यह सोचा कि यार यहाँ पर अगर हम अपने बंदों को फिट कराएं और पीटीआई के वोट इनको दिलवाएं
اور ان کو کامیاب کرائیں اور اس کے بعد ان کو آ جاؤ بھائی واپس اپنے گھر لوٹ آؤ. جس طریقے سے NA-121 کے جو امیدوار تھے جو جیتے ہیں جنہوں نے کل مسلم لیگ نون میں شمولیت کے اختیار کیا ہے, انہوں نے بھی اپنی ویڈیو بیان میں یہی کہا نا کہ میں اپنے گھر واپس آ گیا ہوں. تو اسی طریقے سے اور بھی لوگ ہیں جو اپنے گھر واپس آنے کے لیے تیار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو مختلف ذرائع سے انڈکٹ کرایا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹوں والی لسٹ میں. بتایا یہ جا رہا ہے یہ جو انکشاف ہے جس کا میں نے آپ سے کہا نا کہ میں بڑا حیران ہوا سن کے کہ ایک جرنلسٹ ہیں لاہور کے, ٹھیک ہے جی, اور ایک وہ اینکر پرسن بھی ہے ایک ٹی وی چینل کو, لاہور پیس ٹی وی چینل کو وہ ہیڈ بھی کر رہے ہیں. ان کے ذریعے ٹکٹس دلوائی گئی ہیں کچھ مختلف لوگوں کو جو MNA الیکٹ ہوئے ہیں, MPA الیکٹ ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ سے. نہ صرف ان جرنلسٹ کے ذریعے بلکہ ایک بیوروکریٹ اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے پولیٹیکل کنیکشنز, نان پولیٹیکل کنیکشنز, اسٹیٹ ایکٹرز, نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے بھی مختلف لوگوں کو PTI کے اندر اکاموڈیٹ کرایا گیا تھا. مختلف سفارشیں دلوا کے جہاں جہاں پہ سفارش ڈلنی تھی وہاں پہ سفارش ڈال دی. کسی نے کہا کہ اچھا یار میں تو ٹکٹ دوا دینا, کتنے پیسے دو گے؟ انہوں نے کہا جناب 50 لاکھ, انہوں نے کہا نہیں 20 لاکھ, انہوں نے کہا جناب کروڑ روپیہ, انہوں نے کہا جناب 1.5 کروڑ روپیہ. یہ اس طرح کی ڈیلیں کر کے بھی, پیسے دے کے بھی ٹکٹیں لی گئیں, پیسے دے کے بھی ٹکٹیں لی گئیں, ووٹ لیے گئے. لہٰذا یہاں پر وہ والے اصول جو ہم مورالٹیز کے بتاتے ہیں نا جی, وہ یہ طے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور میاں صاحب جو ہیں PTI پر ہنجا پھیرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. ہی از آل سیٹ. انہوں نے جناب اپنے جو کام ہے وہ پورا کر لیا ہے اور انہوں نے کہا جناب اگر کسی جگہ تک ٹاڑا کم نہیں پائے گا نا مندسرہ مینج کر کے نا سمیٹ کے لے آؤں گا سب کچھ اپنی طرف, اور پھر دیکھ لیں گے جو ہوگا, جو جتنی لڑائی جنہیں لڑنی ہو لڑ لے گا. ایک دفعہ وزیر اعظم ساڈا ہوئے گا, تگڑا ہوئے گا تو 5 سال لے ہوئے گا, نو کمپرومائز آن اٹ. یہ پیغام دے دیا گیا شہباز شریف صاحب کو. اب ایشو کیا, اب معاملہ آ گیا ہے اس کے بعد اگلا کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں گے یا شہباز شریف صاحب ہوں گے, اور چیف منسٹر کون ہوگا. دیکھیں ابھی تک جو ایکویشن سامنے آ رہی ہے اس میں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے تو یہ ایک بلف چلایا ہے کہ ادھا تہاڈا ادھا میرا, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے صدارت پر مان جانا ہے اور انہوں نے آ کے حکمران اتحاد میں بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ اقتدار کے مچھلی نے اقتدار میں ہی آنا ہوتا ہے سر, وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتے. انہوں نے آنا ہے, ان کو پنجاب سے کوئی اتنی خاص محبت نہیں ہے کہ جناب پنجاب کے اندر ہمیں سیٹیں چاہیے. ان کا جب تک سندھ زندہ ہے, جب تک ان کے سندھ میں وہ ان کا کاروبار چل رہا ہے اس وقت تک ان کو پنجاب کی ضرورت نہیں ہے. جب ان کو پنجاب کی ضرورت ہوگی اب دیکھیں گے کہ وہ یہاں پر سنجیدگی کے ساتھ جو لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر کچھ نہ کچھ وہ کارروائی کر دیں گے, ادروائز یہاں پر ان کی کوئی سپیس باقی نہیں رہے گی. اب اس چکر کے اندر مجھے ایسے لگتا ہے جو ایکویشن بن رہی ہے, زرداری صاحب پریزیڈنٹ, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر, مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب, جناب یوسف رضا گیلانی صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی اور اسحاق ڈار صاحب ایز چیئرمین سینٹ. یہ وہ ایکویشن ہے, یہ وہ پاور شیئرنگ فارمولا ہے جو ابتدا سے لے کر انٹیکٹ تھا اور اس نے ابھی انٹیکٹ ہی رہنا ہے. نواز شریف صاحب نے اس مرتبہ اقتدار کو جو ہے اس کی ٹریننگ دینی ہے مریم صاحبہ کو, لہٰذا وہ پنجاب میں ایک مرتبہ پھر اپنی گرپ کو مضبوط کرنے کے لیے پنجاب میں بیٹھیں گے. نہ صرف پنجاب میں بیٹھیں گے بلکہ یہاں سے اپنا جو صحیح معنوں میں جو پولیٹیکل کیپٹل ان سے روٹ گیا تھا اس کو دوبارہ اٹریکٹ کرنے کی اور اس کو دوبارہ اپنے ساتھ جوڑنے کی سیریس ایفرٹس کی جائیں گی. لیکن ہیڈ آفس اس مرتبہ بڑے میاں صاحب کا وہ ہوگا لاہور اور چھوٹے میاں صاحب کا ہوگا اسلام آباد. اس کے علاوہ اور کوئی ایکویشن ایسی نہیں ہے جو ہمیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے. اپنے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.